नमस्ते। मैं जेपी जालोपिया, व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। पुनः अपन एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अपना विषय है इतिहास के अंदर भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, जो कक्षा 10 और 12 दोनों में मौर्य प्रशासन कैसा था। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में मौर्य प्रशासन के बारे में अपन देखेंगे, जो 12वीं क्लास में भी है और 10वीं क्लास में भी है। देखिए, मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें उस समय के तात्कालिक जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों से मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अन्य जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। उन जानकारियों में हमें प्रथम बार देखने को मिला कि वास्तव में सत्ता में एकता देखने को मिली। मौर्य जो प्रशासन था उसमें एकता देखने को मिलती है और सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। मौर्य प्रशासन जो था वो बड़ा सुदृढ़ था, बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्यों का। और मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे, अपने प्रशासन की ही बात करेंगे, उनकी नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता और चरित्र को जांचा जाता था। यानी मौर्य साम्राज्य के अंदर जब भी किसी अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी तो उसकी योग्यता और उसके चरित्र को जांचा जाता था, जिसे उस समय उपदा का नाम दिया जाता था। मौर्य प्रशासन के अंदर उपदा का नाम जो अधिकारी और कर्मचारी जो भी नियुक्त किए जाते थे और उनका जो परीक्षण किया जाता था, चरित्र और योग्यता जो जांची जाती थी, उसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। अपन देखेंगे मौर्य प्रशासन का ढांचा किस प्रकार का था। उस समय मौर्य प्रशासन जो था उसका एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा भाग था प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन टॉपिक बड़ा है, तो अपन आज केंद्रीय प्रशासन के बारे में 5-4 पॉइंटों के बारे में अपन छोटा सा वीडियो बना देंगे। केंद्रीय प्रशासन के अंदर सबसे पहला केंद्र के अंदर राजा होता था। मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि राजा जो था वो शासन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण निर्णय जो भी होते थे सारे के सारे राजा के द्वारा लिए जाते थे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबकी समस्त शक्तियां राजा के पास होती थी। कहने का मतलब केंद्रीय शासन के अंदर राजा ही सर्वस्वी होता था। दूसरा, इसके अंदर मंत्री परिषद प्रशासन में देखने को मिलती है, जो राजा को परामर्श देने के लिए एक समिति होती थी। मंत्री परिषद राजा को परामर्श देती थी और इस मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो राजा के द्वारा की जाती थी और उस राजा के द्वारा नियुक्ति की जाती थी और उस नियुक्ति का जो आधार था वह तो वंश के आधार पर या योग्यता के आधार पर, वंश व योग्यता के आधार पर मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। और अंतिम जो निर्णय होता था उनकी नियुक्ति करने में, वो शक्ति राजा के पास ही होती थी। अधिकार राजा को था। मंत्री परिषद गठित करने के लिए राजा ही इसका निर्णय करता था। इसके अलावा इसमें एक आंतरिक परिषद होती थी। आंतरिक परिषद, आंतरिक परिषद जिसे मंत्रिण कहते हैं, इसका नाम था मंत्रिण। मंत्रिण के नाम से उसे जाना जाता था, जो एक उसे आंतरिक परिषद के अंदर
3 से 4 सदस्यों की एक समिति होती थी। 3 से 4 सदस्यों की एक समिति होती थी और महत्वपूर्ण जो निर्णय होते थे, विषय होते थे, महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर राजा के द्वारा इससे परामर्श की जाती थी, जिसको आंतरिक परिषद कहा जाता था। ये मंत्री परिषद के अंदर शामिल होती थी, मौर्य प्रशासन के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा जो इसके अंदर पद था वो था अधिकारी। अधिकारियों की नियुक्ति अपन विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न जो अभिलेख हैं उनसे अपन ज्ञात करें तो अधिकारियों की नियुक्ति, शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति मौर्य प्रशासन के अंदर 18 की संख्या हमें देखने को मिलती है। अधिकारियों की संख्या 18 के लगभग, जिन्हें उस समय तीर्थ के नाम से जाना जाता था। उन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। केंद्रीय विभाग जो होते थे उनका कार्यभार जो था वो विभिन्न प्रकार के पद अधिकारी जो होते थे उनका अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिसमें महत्वपूर्ण अधिकारी जो होते थे कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, कर्मांतिका, समाहर्ता, पुरोहित, सेनापति आदि आदि नाम जो थे ये अधिकारी के रूप में हमें उस समय देखने को मिलते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके अंदर उसने 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। 26 अध्यक्षों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया है। वो उस समय उस प्रशासन के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां होती थी उन गतिविधियों का संचालन उनके द्वारा किया जाता था। उन गतिविधियों के अंदर महत्वपूर्ण जो थी कृषि, आर्थिक गतिविधियां, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, विदेशी खान, वनों से संबंधित या विदेशियों के जो भी भ्रमण होते थे उनके ऊपर नियमन और नियंत्रण इनके द्वारा रखा जाता था। जो अध्यक्ष होते थे ऐसा उन्हें हमें देखने को मिलता है, अधिकारी के रूप में प्रशासन के अंदर काम करते थे। और अगला जो उसका भाग था वो था नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन ये मौर्य साम्राज्य के अंदर बहुत बड़ा एक प्रबंध था नगरों के अंदर। इसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए, इसका प्रबंध करने के लिए नगरों में 5-6 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाती थी। 5-6 व्यक्तियों की एक समिति होती थी जो नगर का प्रबंध करती थी। और नगर का प्रबंध करने वाले उस समय उसको जो प्रशासक होता था उसको नागरिक कहा जाता था। उसको नागरिक के नाम से जाना जाता था, जो नगर का प्रशासक होता था। और इसकी सहायता करने के लिए नागरिक जो होता था, नगर का प्रशासक, उसकी सहायता करने के लिए गोप और स्थानक, गोप और स्थानक दो जो होते थे सहायता करने के लिए, ये अलग से बनाए हुए विभाग थे जो उसकी सहायता करते थे। इसके अंदर जो नगर प्रबंध है इसमें अपन देखें तो उद्योग है, शिल्प है, जनगणना है, इन सब की जो देखभाल है, इनका प्रबंध है, इसे नागरिक जो प्रशासक होता था उसके द्वारा किया जाता था। 5वां अपना पॉइंट है सेना। इसका महत्वपूर्ण अंग था प्रशासन के अंदर। सेना रखी जाती थी प्रशासन में और सर्वोच्च जो सेनापति है वो उसका बहुत बड़ा अधिकारी होता था। और मौर्य प्रशासन में सेना को 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों में सेना जो थी वो 6 विभागों में विभाजित थी, जिसके अंदर 6 विभाग
सबसे पहला पैदल, हाथी, अश्व, रथ, यातायात और नौसेना। इन 6 विभागों के अंदर पैदल, अश्व, हाथी, यातायात, इसके अलावा रथ पे चलने वाले और नौसेना, ये मौर्य प्रशासन की सेना के अंग थे जो 6 अंग विभिन्न 6 विभागों के अंदर वो सेना काम करती थी। इस सेना का एक सेनापति सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता था और इसके लिए 5-5 सदस्यों की एक समिति बनाई हुई थी। 5-5 सदस्यों की समिति जो इसकी निगरानी रखती थी। और अर्थशास्त्र के अंदर, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर इसका जो सबसे बड़ा सेना प्रमुख होता था उसको चतुरंग बल के नाम से जाना गया। चतुरंग बल सेना प्रमुख होता था, जिसको चतुरंग बल के नाम से जाना गया है। जो सेना के अंदर मौर्य प्रशासन की सेना थी उसके अंदर इस नाम से उसको जाना जाता था। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र के अंदर जब युद्ध होता था तो युद्ध क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करने वाला एक पद होता था, एक व्यक्ति जो मौर्य प्रशासन के अंदर नियुक्त था, उसको नायक कहा जाता था। उसको नायक के नाम से जाना जाता था। अपना टॉपिक जो था, अपन पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन के बारे में, इसमें अपन देख रहे थे सबसे पहला उसका केंद्रीय प्रशासन। इसमें अपने 5 विभागों के बारे में चर्चा की। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इससे आगे अपन कल दूसरे वीडियो में देखेंगे। राजा जो सर्वे सर्वा होता था, सर्वोच्च सेना मंत्री परिषद, उसकी आंतरिक परिषद उसके साथ होती थी, उसके अधिकारी होते थे, उसका नगर प्रबंधक होता था और सेना होती थी। धन्यवाद। आगे का जो बचा हुआ वीडियो कल देखेंगे।